आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम, आपके साथ नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 2 मुल्कों के दौरे पर होंगे रवाना। वज़ीर आज़म जापान में 2 तरफ़ा सालाना सरबराह इजलास और चीन में SCO सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। बीजेपी ने वज़ीर आज़म मोदी की वालिदा के लिए गाली गलौज करने पर राहुल गांधी को बनाया निशाना। कहा, कांग्रेस बन गई है गालियों वाली पार्टी। वज़ीर आज़म के खिलाफ नाशाइस्ता ज़बान जाहिर करती है उनकी इंतहाई नफरत। उत्तर प्रदेश में संभल तशद्दुद के मामले में तश्कील दिए गए अदालती कमीशन ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को पेश की 450 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में हिंदुओं की आबादी में कमी और दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों का है जिक्र। जम्मू कश्मीर में फंसे सयाहों के लिए खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला, जबकि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सैलाब और बारिश की वजह से मजीद बिगड़े हालात। दुनिया की सबसे बड़ी मालियाती शमूलियत की स्कीम जनधन योजना के 11 साल मुकम्मल। अब तक खोले जा चुके हैं 56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते, जिनमें 56% हैं खवातीन। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज रात जापान और चीन के दौरे पर रवाना होंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म मोदी जापान के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जापान के वज़ीर आज़म शिगेरो इशिबा के साथ 15वें सालाना भारत जापान सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे और जापान के बाद वज़ीर आज़म 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के दौरे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म मोदी चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए चीन के शहर तियानजिन जाएंगे। पूरी दुनिया में बढ़ती हुई तहफ़्फ़ुज़ पसंदी, आलमी कारोबारी माहौल में तनाव और सप्लाई चेन की गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान भारत चीन के लिए सबसे महफूज और पुरकशिश मकाम के तौर पर उभर रहा है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जापानी सरमायाकारों ने चीन और आसियान के मुकाबले भारत में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की है। पेश है हमारे नामानिगार अजय मिश्रा की ये रिपोर्ट। दुनिया की 2 कदीम और मजबूत तरीन जमहूरियत भारत और जापान के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात की बुनियाद अब एक नए दौर में नई तौसी के लिए तैयार हो गई है। अपने 8वें दौरे जापान के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारतीय और जापानी सनतकारों के साथ बिजनेस लीडर्स फोरम का इश्तराक करेंगे। इस फोरम का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन को बढ़ाना है। भारत में तरक्की के बेपनाह इम्कानात के पेश नज़र जापानी सरमायाकारों का रुझान चीन और आसियान ममालिक से भारत की तरफ बढ़ रहा है। The business sentiment toward India is historically high at this moment. Over 80% of Japanese companies in India is now considering to expand their investment and business in next 1-2 years. So this visit will create more kind of confidence of this bilateral business relationship. जेट्रो के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 80% जापानी कंपनियों ने अगले 1 या 2 साल में भारत में कारोबार को बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की है। जापान ने 2000 से 2024 के दरमियान भारत में तकरीबन $44 बिलियन की सरमायाकारी की है। भारत में कुल FDI की 6% सरमायाकारी रिकॉर्ड की गई है। भारत की जापान को $5 बिलियन की बरामदात होती हैं। तकरीबन $18 बिलियन की दरामदात की जाती हैं। भारत में सरमायाकारी करने की मंसूबाबंदी करने वाली जापानी कंपनियां भी भारतीय हुनर में बढ़ते हुए एतमाद को जाहिर कर रही हैं और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहती हैं। Japan has invested in India infrastructure, technology and manufacturing. At the same time, India offers a young workforce and a large market which supports Japan's economy. Together, our cooperation brings stability and prosperity, not only to our nations, but also to the wider Indo-Pacific region. India offers massive market, top IT talent, and entrepreneurial energy.
At Beyond the Next Ventures, our mission is to bridge these strengths, linking capital, talent, and technology to help startups tackle global challenges in healthcare, sustainability, and deep tech. I believe the Japan-India partnership is necessity. Prime Minister Modi's visit will encourage more Japanese firms to collaborate with India. तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस दौरे जापान के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान जामे इक़्तिसादी ताउन के मुआहिदे का जायजा लिया जा सकता है। इसमें भारत की 1400 से ज्यादा कंपनियां 8 से ज्यादा रियासतों में कारोबार कर रही हैं। दिल्ली अहमदाबाद बेंगलुरु और चेन्नई मेट्रो और अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में जापान की शराकतदारी दोनों ममालिक के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन की मजबूत मिसालें हैं। भारत और जापान दो ऐसे देश जिन्होंने समय की कसौटी पर लगातार अपनी दोस्ती को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा दोनों देशों के बीच कारोबारी और कूटनीतिक संबंधों को तो नई दिशा देने ही वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर भी होंगी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों ही देश कौन से बड़े निर्णय लेते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, टोक्यो। जापान में रहने वाली भारतीय बिरादरी का मानना है कि 2014 के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा जापान से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं और भारतीयों के तय जापान का नज़रिया बेहतर हुआ है। भारतीय बिरादरी पीएम मोदी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। मोदी जी की वजह से जो इन जनरल इंडिया को पहचान मिली है, सिर्फ जापान में ही नहीं, सारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो बिल्कुल मोदी जी की वजह से ही हुई है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में और ज़्यादा जापानीज़ लैंग्वेज को लेकर अगर ट्रेनिंग की जाए तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने का सारे इंडियन डायस्पोरा उत्साहित हैं और यहाँ उम्मीद है कि बिजनेस भी बढ़ेगा। हम मोदी जी का एकदम आर्डेंट फैन हैं, क्योंकि मोदी जी तो एक कर्मयोगी होता है। इंडियन डायस्पोरा ये सब बहुत गर्व से बोल सकता है कि हम अपने देश के ऐसे नेता से मिलते हैं जिन्होंने इंडिया का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से ऊपर लाया है। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने दहशतगर्दों से मुतालिक एक बड़ा रेड अलर्ट जारी किया है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद के 3 दहशतगर्द नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हुए हैं। पुलिस ने तीनों दहशतगर्दों के नाम और तस्वीरें आम कर दी हैं। इन दहशतगर्दों में हसनैन अली का ताल्लुक रावलपिंडी, आदिल हुसैन का उमरकोट और मोहम्मद उस्मान का ताल्लुक बहावलपुर से है। इनके पासपोर्ट से मुतालिक मालूमात भी शेयर की गई हैं। बताया जा रहा है कि ये दहशतगर्द अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे और तीसरे हफ्ते में नेपाल की सरहद से बिहार में दाखिल हुए हैं। पुलिस को शुबा है कि ये दहशतगर्द किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नक्सल मुतासरा ज़िले गढ़चिरौली में बुध के रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 3 ख़वातीन नक्सलियों समेत 4 नक्सली मारे गए। पुलिस ने बताया कि ये इनकाउंटर गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की सरहद के पास हुआ। गढ़चिरौली पुलिस की एंटी नक्सल कमांडो फोर्स और सीआरपीएफ की टीम ने इसका इनकाउंटर किया है। तकरीबन 8 घंटे तक रुक कर तसादम होता रहा और उसके बाद 3 ख़वातीन और 1 मर्द नक्सली की लाश बरामद हुई। मौके से एक SLR राइफल, 2 इंसास राइफल और 1 .303 राइफल बरामद की गई हैं। अफसरान ने बताया कि इलाके में बाकी नक्सलियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली कश्मीर के गुरेज सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। फौज ने इन दरअंदाजों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौशेरा नर्द के नज़दीक मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और दिल्ली पुलिस के फॉरेनर सेल ने दारुल हुकूमत में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 2 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया है। महिंद्रा पार्क इलाके से पकड़े गए ये दोनों ट्रांसजेंडर हैं और अपनी शिनाख्त छुपा कर रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक वो दिन में भीख मांगते थे और रात को काबिल इतराज़ सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। इंटेलिजेंस मालूमात पर मबनी इस कार्रवाई में उनके पास से बांग्लादेशी शनाख्ती कार्ड और ममनुआ IMO ऐप वाले स्मार्टफोन्स भी बरामद हुए हैं। तफ्तीश के दौरान इल्ज़ामात कबूल करने के बाद अब दोनों को मुल्क बदर करने की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने वाज़ेह किया है कि गैर कानूनी तारीक वतन के खिलाफ ये मुहिम मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगी।
संभल उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता साल हुए तशद्दुद के मामले में तश्कील दी गई कमेटी ने तकरीबन 450 सफ़हात की रिपोर्ट वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में 24 नवंबर 2024 को होने वाले तशद्दुद के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ ये भी तफसील है कि संभल की तारीख में कब और कितने फिसादात हुए हैं, इन फिसादात में क्या हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी के वक्त संभल में 55% मुसलमान और 45% हिंदू थे। उस वक्त 85% मुसलमान और 15 से 20% हिंदू रह रहे हैं। खुशामद पसंदी सियासतवार फिसाद की वजह से आबादी के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली आई है। 1947 से 2019 तक 15 बड़े फिसादात हुए हैं, जिनमें हर बार हिंदू बरादरी को ज़्यादा निशाना बनाया गया। मुबैना तौर पर इस बार भी फिसाद भड़काने का मंसूबा था और बाहर से शरपसंदों को बुलाया गया था, लेकिन पुलिस की जल्द कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। रिपोर्ट में कहा गया कि संभल में कई दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। रिपोर्ट में मौलाना आसिम उर्फ सनाउल हक को अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द करार दिए जाने का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह गैर कानूनी असलाह और मंशियात का कारोबार भी यहाँ पर फल फूल रहा है। हरिहर मंदिर से जुड़ा मामला भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात करें। अगली खबर, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की जारी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल करने पर अपोजिशन ने तनकीद की है। बिहार से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का एक वीडियो मंजर आम पर आया है, जिसमें कांग्रेस कारकुनान स्टेज के माइक से पीएम मोदी के आंजहानी वालदा के खिलाफ गलत ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अब बीजेपी ने अपोजिशन पर हमला किया है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आंजहानी वालदा के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। उन्होंने लिखा कि यह ज़बान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत इंडिया इत्तेहाद की तरफ से वजीर आजम मोदी के खिलाफ नफरत की इंतहा को जाहिर करती है। आरजेडी कांग्रेस के इंतखाबी प्लेटफॉर्म से ये नफरत अंगेज तबसरा बिहार समेत पूरे मुल्क में हर उस भारतीय शहरी की तौहीन है जो अपनी माँ को भगवान की तरह मानते हैं। उन्होंने लिखा कि बिहार की तौहीन करने वालों की हौसला अफजाई के बाद ज़ाती गुस्से और नफरत में वजीर आजम मोदी की आंजहानी वालदा के खिलाफ ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करना इन लीडरों और पार्टियों की खोखली जहनियत और इंतहाई मायूसी का मुँह बोलता सबूत है। आवाम से हिमायत ना मिलने की मायूसी अब इन लीडरों की ज़बान और तर्ज अमल से साफ नज़र आ रही है। बिहार के लोग सब कुछ देख रहे हैं। पहले अवाम बिहार की तौहीन का जवाब देंगे और अब वजीर आज़म की माँ के साथ इस गैर संजीदा और गैर महज़ब रवैये का जवाब अपने वोट की ज़रब से देंगे। रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में तुग़यानी है और मामूलाती ज़िंदगी धरम बरम है। महकमा मौसमियात ने आज हमीरपुर, ऊना, सिरमौर और शिमला के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई की है, जबकि दीगर अजला में मौसम मामूल के मुताबिक रहने की तवक्को है। कांगड़ा ज़िले में ब्यास नदी पर बने पौंग डैम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जिसके बायस डैम से 1,10,000 क्यूसिक पानी छोड़ने का फैसला किया गया। इस फैसले से 17 पंचायतों के 80 गाँव मुतासिर हो सकते हैं, जिन्हें खाली करने का हुक्म दिया गया। कुल्लू मनाली और चंबा अजला के बेशतर इलाकों में मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात कुदरत के कहर की गवाही दे रहे हैं। कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी है। नीज पानी और बिजली की सप्लाई भी बंद हो गई है। दरअसल कुल्लू ज़िले में ब्यास नदी के बहने से चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक हिस्सा बह गया है। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी शदीद बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के दरमियान कल रात ब्यास नदी के पानी की सतह बढ़ने की वजह से इंदौरा में एक निजी यूनिवर्सिटी का कैंपस पानी में डूब गया। इत्तला मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 427 लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन रात गए तक जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। इसके साथ ही एनडीआरएफ ने मंड और सनौर इलाके में फंसे मजीद 26 लोगों को बचाया है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मुसलसल बारिशों की वजह से सतलुज, ब्यास, उज और रावी जैसी नदियां तेजी पर हैं,
जिससे पंजाब के कई अजला में शदीद सैलाब आ रहा है। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरनतारन के कई गांव सैलाब से मुतासिर हैं। पठानकोट में भारतीय फिजाइया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फौज ने सैलाब में फंसे 46 अफराद को बचाया और 750 किलो से ज़ायद इमदादी सामान पहुंचाया। 3 दिन की मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में आज मौसम कुछ बेहतर है। जिंदगी मामूल पर आ रही है। जम्मू कश्मीर में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने काफ़ी तबाही मचाई है। हज़ारों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। बहरहाल स्कूल और कॉलेज आज भी बंद हैं। कॉल और इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। ताहम कई मकामात पर बिजली और पानी का मसला बरकरार है। इंतजामिया का कहना है कि सहूलतें बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इससे कबल कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी जम्मू की सूरत हाल का जायजा लिया और अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशों से होने वाली तबाही का असर अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। आज दरिया झेलम में पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड की गई। दरिया में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है और मामूल पर आ रही है। इस खबर से दरिया के आसपास के इलाकों में रहने वालों को राहत मिली है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता चंद दिनों से मूसलाधार बारिश के सबब नदी नालों में तुग़यानी आ गई थी। मुसलसल मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से जम्मू कश्मीर में सयाहों की एक बड़ी तादाद फंस गई है। रेलवे ने ऐसे सयाहों की सहूलत के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये खुसूसी ट्रेन आज सुबह 11:30 बजे जम्मू रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुई। रेलवे ने हंगामी हालात के लिए 2 फ़ोन नंबर भी शेयर किए हैं। फ़ोन नंबर ऐसे हैं 0191 257 1912, 0191 257 1616। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा के लिए यू स्पेशल बस सर्विस का हरी झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। ABVP की क़यादत वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की तवील जद्दोजहद के बाद आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में यू स्पेशल बसों की सर्विस शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि यू स्पेशल बस सर्विस को 2020 में कोविड वबाई बीमारी और बसों की कमी की वजह से बंद कर दिया गया था, जिसे 28 अगस्त यानी आज से जदीद शक्ल में दोबारा से शुरू किया गया है। पहले मरहले में 20 से ज़्यादा AC इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर आएंगी। इस तनाज़ुर में तलबा यूनियन के अहदेदारों ने कई बार एहतजाज किया और वज़ीर आला को मेमोरेंडम भी पेश किया। आज भारत में तकरीबन हर शख्स के पास बैंक अकाउंट होना एक आम सी बात है, लेकिन आज़ादी के 65 साल बाद भी तकरीबन एक दहाई कबल तक मुल्क के तकरीबन निस्फ खानदानों के लिए बैंकिंग खदमात तक रसाई एक ख्वाब था। ज़रा सोचिए कि मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि गरीबों के लिए मुकर्रर करदा 100 पैसे के फ़ायदे में से सिर्फ 15 पैसे हकीकी मुस्तहिक़ीन तक ही पहुँचते हैं और बाकी 85 पैसे दलालों ने हड़प कर लिए। अब ये सब कुछ बदल गया है। गरीबों के अपने बैंक अकाउंट्स हैं। सरकारी स्कीमों के फ़ायदे उनके खातों में बराह रास्त पहुँचते हैं और गरीब और महरूम लोग मुल्क के मरकज़ी धारे में शामिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कॉल पर 28 अगस्त 2014 को दुनिया की सबसे बड़ी मालियाती शमूलियत की स्कीम जन धन योजना शुरू की गई थी, जिसने 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं। दामा निगार अजय मिश्रा की ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 2014 में शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी मालियाती शमूलियत की स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना एक इनकलाबी तब्दीली साबित हुई है। 28 अगस्त 2025 को इस स्कीम ने अपने शानदार 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस स्कीम ने मुल्क के करोड़ों लोगों, बिलखुसूस खवातीन, नौजवानों और पसमानदा तबकात को मुल्क के इक़्तिसादी धारे में शामिल करके एक बाइज़्ज़त जिंदगी फराहम की है। जनधन अकाउंट ने आधार और मोबाइल के साथ एक ऐसा माहौलियाती निज़ाम बनाया जिसकी वजह से हुकूमत और इस्तिफादा करने वालों के दरमियान फासला न होने के बराबर हो गया है। साल 2014 में PM मोदी ने लाल किले की फसील से इस स्कीम का ऐलान किया था और 11 साल बाद एक बार फिर अवाम से इन खातों के KYC अमल को मुकम्मल करने की अपील की है, जिसके लिए बैंकों ने भी 1 जुलाई से खुसूसी मुहिम शुरू की है। ये योजनाएं आपकी बहुत मदद करती है, इसलिए
बैंकों ने जो जितना बड़ा अभियान चलाया है, आप इसका बहुत फायदा लीजिए। पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप इन कैंपों में जरूर जाइए। अब अगर आप अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। जनधन योजना के तहत अब तक तकरीबन 56 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इनमें 67% अकाउंट्स देहात और नीम शहरी इलाकों में खोले गए। खवातीन खातादारों की तादाद 30 करोड़ से ज्यादा है, यानी लगभग 55%। इन खातों में जमा की गई रकम 2.63 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है। ग्लोबल फिनलेक्स 2025 के मुताबिक मुल्क की 90% आबादी के पास बैंक अकाउंट मौजूद है। 2011 में ये तादाद सिर्फ 35% तक महदूद थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत ने 6 साल में वो हासिल किया जो 47 सालों में हासिल होता। इन अकाउंट के साथ आपको मुफ्त रुपए कार्ड और 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सहूलत ने कमजोर तबकात को बाइख्तियार बनाया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पीएम किसान मनरेगा और इसमें इजाफा और इंश्योरेंस कवर जैसी अवामी मफादात पर मबनी स्कीमों की बुनियाद पर प्रधानमंत्री जन धन योजना दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की पहल बन गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब 321 सरकारी स्कीमों के फायदे जन धन खातों के जरिए मुस्तफीद हो रहे हैं। वहीं साल 2013 और 14 में ये तादाद 28 थी। इनमें बड़ी स्कीमें शामिल हैं, जैसे आयुष्मान भारत, किसानों के लिए पीएम किसान, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि, फसल बीमा योजना और साथ में पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना या दीनदयाल अंत्योदय योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना खवातीन को बाइख्तियार बनाने की एक ताकतवर स्कीम है और इसके जरिए खवातीन उभर रही हैं। खास तौर पर गैर मुनज़्ज़म शोबे को बेहतर बनाने में ये रोल अंजाम दिया गया है। पैसा जाए हमारे खाता में होता है, पंचायत लेन देन करी थे सब, और सरकारी को सुविधा हमें बहुत बढ़िया दी। जौन कुछ होता है तो वही से काम होता है, पैसा जमा करी थे, निकारी थे। जन धन जीरो बैलेंस वाला खाता खोला है, वही से अपन लेन देन करी थे। हमारे गैस के पैसा आवत है, वही से हमारा सारा कारोबार चलता। पहले जो है अकाउंट नहीं था, बहुत दिक्कतें थी किसानों को। अब जब से जो है जन धन योजना चली है, उसमें खाता खुल रहे हैं। पहले सरकार में कोई नहीं फायदा था, लेकिन अब जब से मोदी जी सरकार हुई है तब से तो बहुत फायदा मिला है। जनधन का सफर अवामी तहफ़्फ़ुज़ से शुरू हुआ है और अब खुद रोजगार के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। जनधन योजना ने खातेदारों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री तहफ़्फ़ुज़ बीमा योजना और अटल पेंशन योजना और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मुद्रा, पीएम स्वनिधि और स्टैंड अप जैसी लोन स्कीमों से भी जोड़ा है। अपना खाता भाग्य विधाता की टैगलाइन के साथ 11 साल कबल शुरू तबके के लिए माशी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की ढाल होने वाला ये सफर आज गरीब और मुतवस्सित बन गया है। अजय मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। गैर मुल्की खबरों में अमेरिका के शहर मिनियापोलिस से एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां एक मुसल्लह शख्स ने शहर के कैथोलिक चर्च में दुआया जलसे के दौरान वहां मौजूद बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मिनियापोलिस पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 8 और 10 साल की उम्र के 2 बच्चे हलाक जबकि 17 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हमलावर की शनाख्त 23 साला रॉबिन वेस्टमैन के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम राइफल, शॉटगन और पिस्तौल से लैस था। उसने चर्च की खिड़कियों से फायरिंग की और फिर खुद को भी गोली मारी। खेल की खबरों में आज रात डायमंड लीग के फाइनल में पूरा भारत अपने स्टार नीरज चोपड़ा को सोने पर निशाना लगाते देखने के लिए बेताब होगा। ज्यूरिख में आज रात 11:15 पर एक हाई वोल्टेज मैच होगा। ज्यूरिख में खेलना नीरज चोपड़ा के लिए अब तक का बेहतरीन तजर्बा रहा है। 3 साल कबल उन्होंने इसी जगह डायमंड लीग का फाइनल जीता था और ऐसा करने वाले पहले भारतीय भी बन गए थे। वो पिछले 2 एडिशन में रनर अप थे। आज रात दुनिया के 7 टॉप जेवलिन फेंकने वाले खिलाड़ी मैदान पर होंगे। भारत के ओलंपिक और आलमी चैंपियन नीरज चोपड़ा डायमंड लीग के फाइनल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मन की बात है